गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हमने थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर जो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे कहा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था उसके बारे में। अब बेटा थोड़ा सा उसके बारे में और है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पोर्शन, हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री में कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया। तो बेटा वो इसलिए मुझे यहाँ पर करवाना पड़ रहा है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि मे बी आपको थर्मो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेना पड़े। ऑल्दो जैसे ही आप आइसोमेरिज्म चैप्टर के स्टीरियो पोर्शन में पहुंचोगे बेटा, तब आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाउ डज दिस हैपन। सो ऑल दोस थिंग्स विल बी टॉट टू यू, बट एट द मोमेंट आई नीड टू टीच यू अ सर्टेन बिट ऑफ दैट पोर्शन। थोड़ा सा मुझे आपको उसके बारे में बताना होगा, एंड आफ्टर दैट बेटा वी विल जंप बैक टू थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब बेटा एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, जिस रिएक्शन में एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होता है किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड में। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि जब भी कंपाउंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब आप बात करोगे तो आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हो और दो सिग्मा बॉन्ड्स को बनाते हो। दैट इज व्हाई वी आल्सो से दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। दो पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी या 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हम। ठीक है, तो वो सब हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। सो एज आई हैड सेड इन द बिगिनिंग, वी विल बी टेकिंग अप अ स्लाइट, मतलब थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। उसके बाद बेटा हम क्या काम करेंगे, उसके बाद वी विल जस्ट स्विच बैक टू थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, कभी कभी आपने ये टर्म भी सुनी होगी। आइसोमर्स आर टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या डिफरेंट अरेंजमेंट, उनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। बट बाय एंड लार्ज आइसोमर्स मींस टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन या तो उनके स्ट्रक्चर में फर्क होगा या तो उनके अरेंजमेंट में फर्क हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम आ जाएगा। जैसे बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर कभी भी आपके पास होगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हेनेवर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब भी होगा बेटा, और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बेटा मैं आपको सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा, ना कि ई एंड जेड, वो सब चीजें अभी नहीं है। ठीक है, वो जब आइसोमेरिज्म आएगा तब आप पढ़ लोगे। यहां पर मुझे सिर्फ आपको बताना है किस आइसोमेरिज्म के बारे में, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है दैट इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस isomerism, and maybe some of you might have heard these terms before or read something about these type of isomers. They are also going to get benefited once they understood this. जब भी वो इसको समझ लेंगे, once they understand this, they are again going to get benefited. ठीक है बेटा, देखो हमारे पास बेटा फॉर, आपको ये सोचना है कि फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा, जिसको मैं कह रहा हूं GI, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म a molecule should have a restriction, ठीक है, या फिर hindrance against free rotation, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट तो ये है बेटा, अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करवाना है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, हिंड्रेंस। किसके रिलेटेड हिंड्रेंस होनी चाहिए बेटा, देखो बेटा अगर मैं आपसे एक कहूंगा ना, सपोज यू आर हैविंग 2 लेमन्स, आपके पास 2 नींबू है बेटा। ठीक है, एक नींबू यहां पर आप रख लो, दूसरा नींबू आप यहां पर रख लो, और एक स्टिक ले आओ। ठीक है, जैसे हम आइसक्रीम की एक स्टिक लाते हैं ना बेटा, उसको पास करवाओ दोनों लेमन्स के, मतलब उसके एक एंड पर एक लेमन, दूसरे एंड पर दूसरा लेमन है बेटा। अब आप इनको घुमाने की कोशिश करो लेमन्स को। क्या आप लेमन्स को घुमा पाओगे? यस, यू विल बी एबल टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज बेटा ये जो आपने इसके बीच में ये आइसक्रीम स्टिक लगाई ना बेटा, ये आइसक्रीम स्टिक नहीं रोक रही है इनकी फ्री रोटेशन को, नहीं रोक पाएगी। लेकिन बेटा आप क्या काम करो, आप बिल्कुल इसी आइसक्रीम स्टिक के पैरेलल में दूसरी आइसक्रीम स्टिक लगा दो।
ठीक है। और बेटा यहां पर एक लेमन लगा दो, यहां पर एक लेमन लगा दो। अब जरा बेटा घुमाने की कोशिश करो, यू विल फाइंड हिंड्रेंस आ जाएगी। अब हम कहेंगे दैट द लेमन्स कैन नॉट रोटेट एज देयर इज अ हिंड्रेंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे फिर भी रोटेट करवाना है, तो बेटा इसका एक ही रास्ता है, आपको एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। आपको क्या करना होगा, एक आइसक्रीम स्टिक को तोड़ना होगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय आइसक्रीम स्टिक्स? बेटा जब आपने लेमन रखा और उसके एक लेमन दो रखे बेटा और एक ही स्टिक बीच में रखी, सो दिस सिंगल स्टिक एक्ट्स एज अ सिंगल बॉन्ड, एज अ सिग्मा बॉन्ड। बट वंस यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस another ice cream stick, this acts as a pi bond, and this pi bond and this sigma bond together we can say a double bond is present, and this double bond acts as a restriction, acts as a hindrance against rotation। अब ये इसको घूमने नहीं देगा, ठीक है। वही बेटा मैंने आपसे कहा, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ए मॉलिक्यूल शुड हैव रेस्ट्रिक्शन या हिंड्रेंस अगेंस्ट फ्री रोटेशन। तो पहली बात तो बेटा आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ बेटा मैं लिख रहा हूं, हिंड्रेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, हिंड्रेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, हिंड्रेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ भी बेटा हमारे पास हिंड्रेंस हो सकती है। दो कार्बन के बीच में जो हिंड्रेंस होती है वो या तो डबल बॉन्ड हो सकती है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, या कोई रिंग हो सकता है, ठीक है। अब बेटा फिलहाल के लिए हम ना ही रिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे ना ही हम ट्रिपल बॉन्ड, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट स्टिक अराउंड डबल बॉन्ड। तो इस वक्त अगर मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस है, तो बेटा इस वक्त आप समझ लेना कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी रिंग को छोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड को लीव इट असाइड, वी आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट दैट राइट नाउ, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन डबल बॉन्ड, ठीक है। पहली बात बेटा। दूसरी बात, जब आपने दो लेमन्स लगाए ना बेटा, दो पाई बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, यहां पर एक लींबू है, यहां पर एक लींबू है बेटा, आप इन लेमन्स को कंसीडर करो कार्बन एटम्स। क्या कंसीडर करो? कार्बन एटम्स, ठीक है बेटा। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। अब सोचो बेटा इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2। अब ये सिर्फ कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 2 और बना सकता है। एग्जैक्टली सेम बेटा यहां से भी एक कार्बन लगा हुआ होगा, उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 2। बेटा ये भी कितने और बॉन्ड्स बना सकता है? 2 ही। मतलब रेस्ट्रिक्शन के इर्द गिर्द जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या कहेंगे, द 2 कार्बन एटम्स, मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी, द 2 कार्बन एटम्स, और बेटा ख्याल रखिएगा अभी हम सिर्फ कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं। द 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट एट द 2 एंड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, एट द 2 ends of double bond can form 2 additional bonds, can form 2 additional bonds each, ठीक है बेटा। क्या मतलब इसका? देखो बेटा अगर आपके पास एक कार्बन है और बेटा ये रहा इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये आ गया दूसरा कार्बन। अब बेटा ये वही 2 लींबू है, 2 लेमन्स है, बीच में बेटा डबल बॉन्ड है। इस कार्बन ने बेटा ऑलरेडी से 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, अब ये और कितने बना सकता है? 2। तो बेटा चलिए मैं मान लीजिए मैं ऐसे करता हूं 1 और बेटा मैं ऐसे करता हूं B, ठीक है बेटा। मैं यहां पर करता हूं बेटा C, और कार्बन को तो मैं यहां पर कार्बन नहीं लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज D, आई विल राइट दिस एज E, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये वाला कार्बन भी और 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला कार्बन भी और 2 बॉन्ड्स बना रहा है। वही बेटा हमने यहां पर लिखा था 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट एट द 2 एंड्स ऑफ द डबल बॉन्ड कैन फॉर्म 2 एडिशनल बॉन्ड्स ईच, ठीक है। इफ, इसी के साथ, इफ द 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, if the 2 atoms or group of atoms attached with each carbon are different then the molecule can show geometrical isomerism, then the molecule can show geometrical isomerism, ठीक है बेटा। मतलब अगर बेटा इस मॉलिक्यूल में आपने देखा कि कार्बन के साथ A और B लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? यस।
बेटा इस वाले कार्बन के साथ कौन कौन लगा हुआ है, डी और ई, क्या ये दो आपस में डिफरेंट है? यस। तो बेटा हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहीं बेटा ऐसा हो गया कि दोनों में से किसी एक कार्बन पर अगर दोनों एटम्स बेटा सेम हो गए, बेटा मैं कहूंगा दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इज दिस क्लियर? अगर दोनों में से, यानी कि दोनों कौन से, जो दो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो दो कार्बन लगे हुए हैं, अगर दोनों में से किसी एक पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, अब आप बोलोगे सर ये ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? देखो बेटा यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, देखो बेटा C डबल बॉन्डेड टू C, बेटा मान लीजिए यहां पर H है, यहां पर Cl है, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहां पर है CH3 और बेटा मान लीजिए यहां पर है C2H5। अब देखो बेटा यहां पर तो हम कहेंगे यहां पर दो एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। पहला ग्रुप ऑफ एटम्स कौन है? एक कार्बन तीन हाइड्रोजन। दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स कौन है? दो कार्बन पांच हाइड्रोजन। सो दिस मींस कि दोनों कार्बन्स पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा ये करेगा ही करेगा शो, ठीक है। नाउ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? हिंड्रेंस मौजूद है, दो कार्बन्स के बीच में हिंड्रेंस मौजूद और उन दोनों कार्बन्स पर अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो बेटा इफ द टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स attached at each carbon is same. If the two atoms or group of atoms attached at each carbon atom is on the same side, नहीं लिखना चाहिए मुझे, is such that two similar atoms are on same side, it is cis isomer. And if these similar atoms or group of atoms are on opposite side, then it is trans isomer. Very very important. Let me see if it is visible. Yes, this is clearly visible. तो बेटा अगर आपके पास ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है, जो बेटा मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, आई हैव जस्ट रिटन हियर दैट दो कार्बन्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उनके साथ हर एक कार्बन के साथ इधर पर भी लगे हुए हैं ना दो, इधर पर भी लगे हुए हैं ना दो। अब अगर ये इस कार्बन का कोई एक एटम बिल्कुल इस कार्बन के किसी एक एटम के जैसा है, अब यहां पर तो बेटा कोई नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहां पर क्या मैं करता, यहां पर मैं हाइड्रोजन ही लाता, ठीक है। अब इसके पास कितने अलग अलग हैं? इसके पास एक CH3 होता, एक हाइड्रोजन होता। जैसे मैं आपके लिए लिख भी दूं बेटा, यहां पर मैं इसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा दूं। पहला क्वेश्चन बेटा मेरा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो पहली बात हम क्या कहेंगे, दो के बीच में हिंड्रेंस है, ठीक है। इस कार्बन पर भी लगे हुए दो अलग अलग हैं, इस कार्बन पर भी लगे हुए दो अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा तो अब इस कार्बन का कोई एक, क्या इस कार्बन के किसी एक जैसा है? यस, हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन ये हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन कहां है? एक दूसरे के अपोजिट। बेटा आई विल कॉल दिस आइसोमर एज ट्रांस आइसोमर। क्या कहूंगा? ट्रांस आइसोमर। अब बेटा मैं कोई ऐसा भी तो बना सकता था ना, CH, बेटा मैं यहां पर बनाता था CH, यहां पर Cl और बेटा यहां पर CH3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा जरा सोच के देखो, यहां पर इस कार्बन पर और इस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये किस साइड में है? सेम साइड में है। बेटा आई विल कॉल दिस एज सिस आइसोमर। अगर आप बेटा चेक करोगे इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम। क्या है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3, 3 कार्बन्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 3 4 5, हाउ मेनी क्लोरीन, Cl, एक है बेटा। तो अगर आप इसका कंपैक्ट में फॉर्मूला लिखोगे ना, तो वो बनेगा C3
C3H5Cl, C3H5Cl। बेटा अगर इसका लिखोगे बेटा, इसका भी है C3H5Cl, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ किस में फर्क है? फर्क सिर्फ इसमें है कि दो कार्बन्स पर एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है। एक में अरेंजमेंट कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट साइड में है, और दूसरे में अरेंजमेंट कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड में है। तो डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और बेटा इस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कहते हैं ट्रांस, और बेटा इस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। अब आप मुझसे पूछोगे पहला क्वेश्चन, सर ये क्या बात हुई? अब ये हाइड्रोजन को नीचे लिखो, हाइड्रोजन को CH3 को ऊपर लिखो। बेटा नहीं लिख सकते हैं। क्या ये इसमें कन्वर्ट होगा? नहीं होगा बेटा कन्वर्ट। क्यों? आप जरा याद करो, जब आप उस लींबू को ट्विस्ट करते हो, जब बीच में दो बॉन्ड्स है, कैन यू ट्विस्ट इट? कैन यू मेक द एटम्स रोटेट? क्या आप इस एटम को यहीं पर पकड़कर दूसरे एटम को घुमाने की कोशिश करोगे? क्या आपको नहीं लगता है पाई बॉन्ड टूट जाएगा? और बेटा हमें घुमाना तो था, लेकिन बॉन्ड को तोड़े बगैर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब बेटा अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा, मतलब ये वाला इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और ये वाला इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। इनकी पोजीशंस क्या हो गई? इनमें जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड। ठीक है। अब बेटा इन दोनों कंपाउंड्स में फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, लेकिन फर्क किस में है? सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द टू कार्बन एटम्स विच आर डबली बॉन्डेड विद ईच अदर। दो कार्बन एटम्स जो डबली बॉन्डेड हैं, उनके जो दो दो एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है बेटा। मैं कहूंगा दीज आर नोन एज आइसोमर्स। To be more specific, these are geometrical isomers, and to be even more specific, मैं कहूंगा इस वाले को ट्रांस, इस वाले को सिस। क्यों बेटा? Because if similar atoms are on the same side, it is cis isomer। देखो बेटा इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, सेम साइड से, तो बेटा सिस। बेटा इस पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, तो बेटा ये बन जाएगा ट्रांस। टू गिव यू मोर एग्जांपल, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, बेटा जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रब दिस फर्स्ट, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूं, उस एग्जांपल से मे भी आप और क्लियरली इसको समझ पाओ। देखो बेटा, चाहे सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, बेटा यहां पर हाइड्रोजन, बेटा यहां पर CH3, ठीक है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन और बेटा यहां पर CH3। मैं आपसे सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या बेटा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? आप पहले चेक करोगे, दो कार्बन के बीच में हिंड्रेंस यानी डबल बॉन्ड तो है ही है। इस कार्बन पर लगी हुई दो चीजें अलग अलग है, इस कार्बन पर भी लगी हुई दो चीजें अलग अलग है। अब आप ये नहीं कहना कि सर इन दोनों कार्बन पर जो चीजें लगी हुई है वो सेम है। ना ना बेटा, आपको जो ये कहना है ना कि दो अलग अलग चीजें लगी हुई होनी चाहिए, वो एक कार्बन को देखना है, दूसरे को बेटा भूल जाओ आप। वहां पर सेम भी हो, इस जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ये दो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। यहां पर भी आप देखोगे बेटा, एक है हाइड्रोजन, एक है मिथाइल ग्रुप, वो भी डिफरेंट है बेटा, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, सब ठीक है। ये नहीं कहना कि यहां पर HCH3, यहां पर भी HCH3, तो ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, हेंस नो ज्योमेट्रिकल। नहीं बेटा, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि दो कार्बन के बीच में हिंड्रेंस और हर कार्बन, हर दोनों में से हर एक कार्बन पर लगे हुए चीजें अलग अलग हैं। डेफिनेटली दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मेरा अगला सवाल, इज दिस सिस और ट्रांस? आप देखोगे बेटा, यहां पर और यहां पर दो आइडेंटिकल चीजें अपोजिट में है, यहां पर भी बेटा CH3 और CH3 अपोजिट में है। आई विल कॉल दिस एज ट्रांस आइसोमर। क्या कहेंगे बेटा? ट्रांस आइसोमर। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसे बनाऊं, HCH3 और बेटा इधर पर CH3 और बेटा इधर पर H, ठीक है। अब बेटा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? 110% करेगा बेटा। दो कार्बन के बीच में हिंड्रेंस और दोनों कार्बन पर लगी हुई चीजें अलग अलग हैं, हालांकि वो जो अलग अलग चीजें हैं वो एक ही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टू डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम एंड एटम अटैच्ड एट दिस कार्बन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट एट दिस कार्बन। वो हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन खुद ही एक कार्बन पर दो अलग अलग चीजें अगर नहीं हुई तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब बताइए बेटा, क्या यहां पर है? बिल्कुल है बेटा। कौन सा आइसोमर है? ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या मिथाइल मिथाइल एक ही साइड में, बेटा ये बन जाएगा सिस आइसोमर।
ठीक है, चलिए बेटा, अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी देखते हैं। H C डबल बॉन्ड C, बेटा यहां पर H, बेटा यहां पर H, बेटा यहां पर क्लोरीन। अच्छा बताइए बेटा, सबसे पहले क्या हिंड्रेंस है दो कार्बन के बीच में? बिल्कुल है बेटा। इस कार्बन पर लगी हुई दो चीजें अलग अलग है बेटा, लेकिन इस कार्बन पर लगी हुई दो चीजें बेटा एक ही है, हेंस नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर लगे हुए दोनों एटम आइडेंटिकल है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब बेटा आप सर कहोगे उससे क्या होगा? सर उससे क्या होगा? बेटा उससे ये होगा कि जैसे आपने इस तरह से ये बनाया ना, एक को इस वाले कार्बन नहीं, सॉरी, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन की तरफ देखो, क्या बेटा आपने कोई चेंज किया है? नहीं। यहां पर CH3 नीचे, यहां पर भी CH3 नीचे, यहां पर हाइड्रोजन ऊपर, यहां पर भी हाइड्रोजन ऊपर। असल में चेंज कहां हुई है बेटा? यहां पर आपने किया है। CH3 जो नीचे था, यहां पर वो ऊपर था, यहां पर हाइड्रोजन ऊपर, यहां पर हाइड्रोजन नीचे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा यहां पर भी ऐसा ही करने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर इसको फिक्स करो, ठीक है, मतलब इसको नहीं हिलाएंगे, इसको करेंगे, इसके एटम्स को उलट फेर करेंगे। आई विल फॉर्म दिस एज C, बेटा इधर पर हाइड्रोजन, यहां पर C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। क्या बेटा ये और ये एग्जैक्टली सेम नहीं है? इसमें कोई फर्क ही नहीं है। अरे नहीं सर, ये देखिए ना, क्लोरीन हाइड्रोजन सेम साइड, क्लोरीन हाइड्रोजन अपोजिट साइड। बेटा वही तो यहां पर भी है, क्लोरीन हाइड्रोजन सेम साइड, क्लोरीन हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड, हेंस अगेन नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। आपने ये कहना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड ट्रांस। नहीं बेटा, सिस ट्रांस डिसाइड करने से पहले आपको ये तो देखना होगा ना कि क्या वाकई में ही ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा ना ही इसमें पॉसिबल है, ना ही इसमें पॉसिबल। क्लियर? जरा बेटा अब इसमें देखो, ये है बेटा CH3, ये है बेटा CH, ये है बेटा CH और बेटा ये है CH3। अब बेटा मैं आपसे यहां पर कहता हूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस। बेटा ये क्या है? अगर आप इसका नाम पढ़ोगे ना, इसका नाम है बेटा ब्यूट-टूईन, ब्यूट-टूईन। आप नंबरिंग कहां से करते हो बेटा? यहां से 1 2 3 4। बेटा यहां पर आएगा इसका नाम ब्यूट-टूईन। क्या नाम आएगा? ब्यूट-टूईन। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि क्या ब्यूट-टूईन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप पहले चेक करोगे कहां लगा हुआ है बेटा डबल बॉन्ड। इस कार्बन नंबर 3 और इस कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। चलो डबल बॉन्ड तो है। जरा बेटा इस कार्बन नंबर 3 के साथ कौन कौन सी चिपकी हुई चीजें हैं? बेटा ये हाइड्रोजन, असल में ये ऐसे होता है, कार्बन इसके साथ लगा है कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू, और इस कार्बन के साथ बेटा एक हाइड्रोजन, और बेटा जी इस कार्बन के साथ यहां से एक और हाइड्रोजन चिपका हुआ होता है। अब बेटा जरा सोचो, दो कार्बन, दो इस कार्बन के साथ लगी हुई दो चीजें बेटा, हाइड्रोजन CH3, बेटा यहां पर भी हाइड्रोजन CH3, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? 100% अलग अलग है। क्या ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? 100%। अब आप सिस कैसे बनाओगे? बेटा ये रहा सिस आइसोमर और ये रहा इसका ट्रांस आइसोमर। तो मतलब ये जो मैंने बनाया है बेटा, असल में ये क्या है? दिस इज ट्रांस ब्यूट-टूईन। और बेटा ये क्या है? सिस आइसोमर नहीं, अब मैं इसको कहूंगा सिस ब्यूट-टूईन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ बेटा अब आप कहोगे सर कैसे है सिस ब्यूट-टूईन? तो बेटा आपको नंबरिंग ही करनी है ना, जो आप 10th में सीखते हो, 1 2 3 4। बेटा 4 की चेन है तो ब्यूट आ जाएगा, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 और फिर ईन आ जाएगा। लेकिन चूंकि CH3 या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, आई कॉल दिस एज सिस ब्यूट-टूईन, आई कॉल दिस एज ट्रांस ब्यूट-टूईन। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगर आपके पास सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन है बेटा, तो आप उसको कंपैक्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन दोनों को बेटा आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो लिखने में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर, अगर मैं आपसे कहूंगा यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बेटा मैं आपसे कहूं क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? चेक करो बेटा, डबल बॉन्ड बिल्कुल है बेटा। नाम क्या है इसका बेटा? इसका नाम है prop1ene या प्रोपीन भी कहते हैं इसको। बेटा आप करोगे नंबरिंग 1 2 3। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। बट क्या कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ी हुई दो अलग अलग चीजें हैं? यस, एक है हाइड्रोजन, एक है CH3। बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ी हुई चीजें एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन है बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? हाँ, दिस इज क्लियर। सो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
अब जरा बेटा ध्यान से देखो, बेटा आपके पास है CH3, आपके पास है CH, बेटा आपके पास है डबल बॉन्ड CH और बेटा आपके पास है Cl। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कीपिंग इन माइंड बेटा दिस इज नॉट प्रोपीन, नहीं, यहां पर क्लोरीन भी आ चुका है, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हो 1 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपीन इसका नाम है, ठीक है। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा बेटा? बिल्कुल वही चेक करो, यहां से गया 1, यहां से गया 2, यहां से गया 3। बेटा डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में है? 1 और 2 के बीच में। 1 कार्बन पर लगी हुई दो चीजें अलग अलग है, 2 कार्बन पर लगी हुई दो चीजें अलग अलग, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और CH3। तो बेटा अगर वो अलग अलग है, यस फॉर श्योर बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, 100% दिखाएगा। अब जरा आप इसका सिस आइसोमर बनाओ और इसका ट्रांस बनाओ, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। 1 और 2 कार्बन के पास क्या कोई सिमिलर एटम है? यस, एक ही है, हाइड्रोजन। बेटा यहां पर कितने कितने थे? यहां पर दो दो सेम थे। कम से कम सिस ट्रांस डिसाइड करने के लिए एक एक एटम अलग अलग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। देखिए बेटा मैं ऐसे बनाऊंगा, आई विल मेक दिस लाइक दिस, CH Cl, बेटा यहां पर H और बेटा जी यहां पर CH3। Now two similar atoms are on the same side, बेटा this will be known as cis isomer। तो जरा बेटा इसी तरीके से इसका ट्रांस भी बना दीजिए। इसका ट्रांस बेटा कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड C, बेटा यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन, बेटा यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर बेटा क्लोरीन। दिस इज सिस क्लोरोप्रोपीन, 1 क्लोरोप्रोपीन, दिस इज ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन। इज दिस क्लियर? आई होप बेटा ये अच्छे से आपके पास क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, जैसे मैं आपसे कहूंगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CBr एंड बेटा यहां पर मैं बोलूं I, ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? देखते हैं बेटा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड है, गुड। इस कार्बन नंबर 1 पर दो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, इस कार्बन नंबर 2 पर भी दो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। क्या कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में कोई एटम सेम है? नहीं। क्या कोई ग्रुप ऑफ एटम सेम है? नहीं है बेटा। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? यस, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट बेटा अब कहेंगे सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल डेफिनेटली दिखाएगा बेटा, लेकिन सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा। क्यों सर? बेटा बिकॉज सिस वो होता है जिसमें आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स सेम साइड पे हो, और ट्रांस वो होता है जिसमें आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स अपोजिट साइड पे हो। तो बेटा यहां पर तो कोई भी चीज आइडेंटिकल दो कार्बन के बीच में है ही नहीं, सो देयर इज नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हाँ, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? ज्योमेट्रिकल शो करेगा बेटा, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सर फिर इधर पर कैसे क्लासिफाई करते हैं? बेटा फॉर सच काइंड ऑफ एल्कीन्स जहां पर दोनों कार्बन के बीच में कोई भी कम से कम एक एटम भी सेम नहीं है बेटा, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, इन सच केसेस वी यूज E एंड Z आइसोमेरिज्म। बेटा इस केस में हम ये क्या यूज करते हैं? E एंड Z। बट राइट नाउ मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं E एंड Z सिस्टम में जाऊं, यानी कि एंटीजन एंड ज़ुसामिन, वो उनके नाम है। मेरा उस वक्त बेटा अभी वो मोटिवेशन नहीं है, नाइदर मेरा वो कोई मोटिव है कि मैं आपको E एंड Z अभी सिखाऊं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिस ट्रांस अगर मेरे पास होगा तो मैं किस हिसाब से उसकी बात करूंगा। तो सिस ट्रांस में बेटा आपने ख्याल रखा, इफ आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द सेम साइड सिस, इफ आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द डिफरेंट साइड we call that as trans. Now another very important thing is that for cis trans isomerism at least one atom or one group of atoms at the two terminal carbons, बेटा इन कार्बन्स को जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, such carbons are known as terminal carbon atoms, are called as terminal carbon atoms. terminal क्यों बेटा? because ये डबल बॉन्ड के एंड पर है ना, डबल बॉन्ड के दो टर्मिनल्स हैं, तो एक टर्मिनल पर ये वाला कार्बन, एक टर्मिनल पर ये वाला कार्बन। तो अगर डबल बॉन्ड के दो टर्मिनल कार्बन्स पर अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज आइडेंटिकल, देन वी कैन डिसाइड विच इज सिस विच इज ट्रांस। जैसे बेटा आप यहां पर देखो, दो टर्मिनल कार्बन्स पर लगे हुए दोनों एटम्स आइडेंटिकल जैसे लग रहे हैं आपस में दो टर्मिनल्स पर, इधर पर भी CH3H, इधर पर भी CH3H, हम सिस ट्रांस डिसाइड कर पाएंगे। बेटा इस केस में क्या कम से कम एक चीज तो सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बेटा हम सिस ट्रांस डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन इन दो टर्मिनल्स के बीच में इधर पर हाइड्रोजन, इधर पर CH3, इधर पर ब्रोमीन, इधर पर आयोडीन, क्या हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सिस कौन ट्रांस? नॉट एट ऑल बेटा। दैट इज व्हाई इन सच केसेस वी यूज एंटीजन एंड ज़ुसामिन। लेकिन बेटा यहां पर आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं करोगे। अब सर ये एंटीजन क्या है, ये ज़ुसामिन क्या है? बेटा दैट इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ।
11th के सिलेबस में पढ़ना है बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री में अभी उतना नहीं है, अभी हमें सिर्फ सिस ट्रांस पर फोकस करना है। ठीक है, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एंटीजन ई एंड जेड नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है, थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ सिस और ट्रांस है। ठीक, तो बेटा यहां पर हमने सीख लिया कि फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एट लीस्ट वन एटम और वन ग्रुप ऑफ एटम शुड बी आइडेंटिकल ऑन द टू टर्मिनल कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा जी, तो उसको समझ लीजिएगा, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हमने क्या लिखा बेटा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द फॉर्म ऑफ सिस ट्रांस, इन द फॉर्म ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स at least one atom or group of atom, one atom or group of atom attached with the two terminal carbon atoms, terminal carbon atoms should be same या फिर आइडेंटिकल। ठीक है बेटा, अब बेटा याद रखिएगा, कोई अगर आपसे कहेगा क्या सिर्फ कार्बन एटम्स ही टर्मिनल बना सकते हैं, नहीं बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन भी बनाते हैं, जहां पर हम यूज करते हैं सिन एंटी जो ऑक्साइम्स में होता है। तो मैंने आपसे कहा ना, राइट नाउ डोंट गो डीप इनटू दिस, एज मच एज आई एम सेइंग इट टू यू दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू। इस वक्त जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, वहां पर दो टर्मिनल कौन से होंगे, कार्बन ही होंगे, बस और कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, दिस इज मच मोर देन व्हाट यू रिक्वायर। ठीक है, इस वक्त के, हाँ, जैसे ही आप आइसोमेरिज्म में जाओगे तब तो बेटा पढ़ना ही पढ़ना है, वहां पर आप ऑक्साइम्स पढ़ोगे, सिन एंड एंटी पढ़ोगे, वो वाली सारी चीजें पढ़ोगे। तो यहां पर तो सिर्फ इस वक्त आपको दो टर्मिनल्स, दो कार्बन ही होंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहां पर, ध्यान से, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। जो बेटा ट्रांस आइसोमर है, ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। क्या मतलब बेटा, अगर आप देखोगे यहां पर C डबल बॉन्डेड टू C, बेटा ये है CH3, ये है H, बेटा ये है आपके पास H, और बेटा ये है यहां पर CH3। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्डेड टू C, बेटा यहां पर हाइड्रोजन, बेटा यहां पर आपके पास CH3, और बेटा यहां पर आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है सिस आइसोमर, ये है ट्रांस आइसोमर। किसका ट्रांस है, ब्यूट-2-ईन का। ये किसका आइसोमर है, सिस ब्यूट-2-ईन का। ये दोनों ही ब्यूट-2-ईन के हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज सिस आइसोमर। इस सिस आइसोमर में क्या है, ये CH3 और ये CH3 बेटा सेम साइड में है, और बेटा यहां पर ये CH3 और ये CH3 अपोजिट साइड में है। जाहिर सी बात है बेटा, CH3 इज ए बल्की ग्रुप, CH3 इज ए बल्की ग्रुप। बेटा बल्की क्या होता है, जो साइज में बेटा बड़ा हो, जो साइज में बड़ा हो। बेटा आप खुद सोचो, अगर आपके पास ये भी CH3 बल्की ग्रुप, ये CH3 भी बल्की ग्रुप, तो दो बल्की ग्रुप्स बिल्कुल बेटा एक दूसरे के करीब करीब हैं। जाहिर सी बात है बेटा, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बहुत होंगी, जो आप VBT में पढ़ते भी हो, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन बेटा यहाँ का CH3 और यहाँ का CH3 180 डिग्री दूर है एक दूसरे से, बहुत दूर है बेटा, वहां पर आपके पास बॉन्ड पेयर रिपल्शंस नहीं होंगी। एज सच वी कॉल ट्रांस आइसोमर, जो बेटा ये ट्रांस है, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। ट्रांस आइसोमर, ठीक है, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस, but in other words you can say trans isomer is more stable as compared to cis isomer. I hope बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दो बल्की ग्रुप्स। आप ये भी कह सकते हो, सर ये देखो ना, CH3 और हाइड्रोजन एक साइड में आए, बेटा इनमें कोई रिपल्शन नहीं होती है। क्यों, हाइड्रोजन का बेटा बहुत छोटा साइज है, CH3 का बड़ा साइज है। अब लेकिन बेटा यहां पर क्या था, यहां पर दो CH3 बिल्कुल एक साइड, सेम साइड में है। यहां पर CH3 कहां है, अपोजिट साइड में, मतलब ये दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं होंगी, मॉलिक्यूल स्टेबल। नजदीक है,
रिपल्शंस होंगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। इसीलिए कहा जाता है सिस आइसोमर इज मोर स्टेबल सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। ठीक है बेटा। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा आपको ये सोचना है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is decided based on alpha hydrogens, is decided based on alpha hydrogens। आगे देखो बेटा, more the number of alpha hydrogens, more the number of alpha hydrogens, more is the stability of alkene, more is the stability of alkene। ठीक है, stability of alkene is decided based on alpha hydrogen, more the number of hydrogen alpha hydrogens, more is the stability of the alkene। क्या मतलब सर, ये क्या है? हमने तो आज तक सुना था हाइड्रोजन, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या नई चीज आ गई? तो बेटा अभी ये नई चीज आपको याद रखनी नहीं है बेटा, मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या है ये रूल क्या है। देखिए बेटा एल्कीन्स में बेटा जहां तक बात हो रही है एल्कीन्स की, देखिए बेटा हमारे पास अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास ऐसा एक एल्कीन है जिसको हम सिंपलेस्ट एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा फिर मैं लेता हूं प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा फिर मैं लेता हूं ब्यूटीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने गलत कर दिया, यहां पर CH3 आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला बेटा मैं लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा दिस इज A, बेटा दिस इज B, बेटा दिस इज C एंड दिस वन इज D। ठीक है बेटा, अब बेटा यहां पर आपको सोचना है कुछ। आपसे क्वेश्चन कहेगा बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन एल्कीन कम स्टेबल है। सबसे पहले हमारी नजर जाएगी, रूल याद आएगा एग्जाम में, सर ने कहा था कि अगर एल्कीन में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर एल्कीन में कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो तब है ना जब हमारे पास क्या होगा, पहले ये तो पता चले कि आखिर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन्स होते क्या है वो देखो बेटा। वही दिखाने के लिए बेटा मैंने आपको ये 4 लिखे हैं। ठीक है, देखो पहली चीज बेटा ये है कि जब भी आपके 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो बेटा, उनको और जो उनके साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स है बेटा उनको एक डब्बे में बंद कर लो। ठीक है, यहां पर किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके और इसके साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ लगा हुआ 1 हाइड्रोजन, बेटा डब्बे में बंद कर लो। बेटा इधर पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन को डब्बे में बंद कर लो। बेटा यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन को डब्बे में बंद कर लो, इन हाइड्रोजन और इन हाइड्रोजन को भी डब्बे में बंद कर लो। अब सर बंद कर लिया, क्या हमें एग्जाम में डब्बा बनाना है सर? नहीं बेटा, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए है आपको। बेटा अगर आप चेक करोगे इस डब्बे के बाहर क्या कोई कार्बन है? नहीं। अगर कोई कार्बन नहीं है बेटा दैट मीन्स 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। बेटा डब्बे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। डब्बे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, डायरेक्टली। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, डब्बे के साथ लगे हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ चिपके हुए हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, उनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ओके सर, ठीक है। बेटा जरा इधर डब्बे के बाहर क्या कोई कार्बन है? नहीं, तो कोई अल्फा कार्बन नहीं। बेटा जब कोई अल्फा कार्बन ही नहीं तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसीलिए लिखा 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? जरा बेटा इस डब्बे के बाहर कौन कौन लगा, क्या कोई कार्बन है? यस सर है। कौन कार्बन डायरेक्टली अटैच है? सर ये। बेटा आप ये नहीं कहना कि सर यहां पर देखो यहां पर हाइड्रोजन 3 बीच में है। नहीं बेटा, असल में ये लिखा जाता है ऐसे CH3।
ठीक है। अब क्योंकि कार्बन चेन प्रिंसिपल चेन किन के थ्रू बनती है, कार्बन एटम्स के थ्रू, हाइड्रोजन के बीच में नहीं। ये हाइड्रोजन तो दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्डेड टू CH2। तो आपको क्या मतलब है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ने बनाया है? नहीं बेटा, कार्बन ने। तो ये तो हाइड्रोजन को सिर्फ लिखने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम वापस आते हैं। इस डब्बे से लगा हुआ कार्बन बेटा ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बेटा, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 3। तो बेटा मैं यहां पर कहूंगा अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 3 है। ओके सर, इधर पर डब्बे के बाहर क्या कोई कार्बन है? यस, 2 है सर, डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली। सर ये कार्बन 1, ये कार्बन 1। ठीक है बेटा, इस कार्बन का मतलब 2 अल्फा कार्बन है। जरा इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3। इस कार्बन पर 3, तो मतलब बेटा इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके सर, इधर देखिए बेटा, क्या डब्बे के बाहर कोई कार्बन है? यस सर, 2। लेकिन बेटा 2 नहीं गिने जाएंगे, सिर्फ 1 गिना जाएगा। क्यों? बिकॉज बेटा ये वाला कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है रिंग के साथ, ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो बेटा ओनली दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन इज नॉट अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। हम सिर्फ अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी आती है कहां से? अल्फा हाइड्रोजन से। और अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हैं। बेटा जरा इधर पर कितने अल्फा कार्बन? 1 ही। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2। तो बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बेटा वो 2 है। वो क्या है? 2। तो बेटा आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जरा ट्राई करो आपको आएगा कि नहीं। देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3, बस बेटा ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप चाहो इस CH3 को ऐसे भी लिख दो, ये तो मैंने ज्यादा ही कुछ कर दिया, कोई बात नहीं। जरा बेटा बताओ मुझे इधर पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्या करना है? 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड और उनके हाइड्रोजन को डब्बे में बंद करना है। बेटा इसको नहीं काउंट करना है एज अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा कार्बन? 3। बेटा ये रहा डब्बे के साथ एक डायरेक्टली, ये डब्बे के साथ दूसरा डायरेक्टली, ये डब्बे के साथ तीसरा डायरेक्टली। सो 3 अल्फा कार्बन। बेटा इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3। इधर पर 3, इधर पर 3। सो बेटा आई विल से 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। क्या है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। जरा बेटा इधर पर कितना? ये तो बिल्कुल इसी जैसा है, इस जैसा। बेटा आप क्या करोगे? यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। बेटा जी यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वो मैं जरा यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इस हिसाब से बेटा हम पहचानते हैं। देखो बेटा, उस थर्मोकेमिस्ट्री के एक छोटी सी लाइन के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ा। चलिए बेटा, C डबल बॉन्डेड टू C, बेटा यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, बेटा यहां पर CH3, बेटा यहां पर C, यहां पर बेटा CH3, बेटा यहां पर CH3 और बेटा यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, बताइए बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? क्या करना है? 2 कार्बन और इनके साथ लगे हुए हाइड्रोजन को आपको डब्बे में बंद करना है। तो पहले मैं ऐसे लिखता हूं CH डबल बॉन्डेड टू CH। ठीक है बेटा, ओके सर, कर लिया। अब बेटा जरा अल्फा कार्बन है? यस सर, 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन। जरा कहां कहां पर है बेटा? वो एक ये रहा बेटा, एक ये रहा जो डायरेक्टली जुड़ा है इस डब्बे के साथ। अच्छा बाहर तो ये कहां आएगा? सॉरी, बाहर तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अच्छा तो 2 अल्फा कार्बन, एक ये एक ये। जरा बेटा इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन काबिल बचे होंगे? 3 3 6 3 9। ना बेटा ना ना ना, इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अरे बेटा ये जो आप 3 3 6 3 9 गिन रहे हो, ये थोड़ी अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ये तो किसी और कार्बन के साथ लगे हुए हैं। अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ वो होते हैं जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हैं। बेटा इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? कोई नहीं। बेटा यहां से 0 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ इधर से कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। इधर से कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। बेटा इधर से कितने? 1। तो बेटा यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन बेटा इस केस में 1 है। तो आई होप बेटा आपको अल्फा कार्बन निकालना अब आ जाएगा। क्लियर?
आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, प्लीज आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज शेयर योर कमेंट्स, तो मैं उसको देखकर आपकी हेल्प कर सकता हूं। बट आई डोंट थिंक कि यहां पर उतनी क्या ज्यादा जरूरत होगी। अब तो आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि डबल बॉन्ड को गोले में बंद करना है, डब्बे में बंद करना, और उसके साथ जो लगे हुए डायरेक्टली लगे हुए कार्बन, दोज आर अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट इज बेटा, जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट चीज है वो ये है कि एक और चीज बेटा जो आपने 10th में पढ़ी होती है कि एल्कीन्स अपॉन एडिशन विद हाइड्रोजन, एल्कीन्स पर अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो यानी कि एडिशन रिएक्शन करवाते हो, एल्कीन्स अपॉन एडिशन विद हाइड्रोजन गिव एल्केन्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, आपके पास है CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2। बेटा कितने पाई बॉन्ड्स है? एक। तो बेटा आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लगेगा और आपके पास CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH3। बेटा इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, एंड दिस इज ईथेन, एंड दिस इज ईथीन। तो वही बेटा मैंने लिखा, एल्कीन्स अपॉन एडिशन विद हाइड्रोजन गिव एल्केन्स। ठीक है, अब यहां पर कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है, निकल प्लेटिनम, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि एल्कीन्स पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, एडिशन रिएक्शन करवाते हो, तो एल्कीन्स ऑलवेज गिव यू एल्केन्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक पाई बॉन्ड को खत्म करने के लिए आपको दो हाइड्रोजन यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है। बेटा दो पाई बॉन्ड्स को दो, तीन पाई बॉन्ड्स को तीन, चार पाई बॉन्ड्स को चार, ऐसे ही करना है। क्लियर? लेकिन अगर आप लोगों ने से अच्छे से पिछला लेक्चर पढ़ा है, अब देखोगे कुछ, अरे सर ने यहां पर इथीन का एक मोल लिया है, इस पर हाइड्रोजन को ऐड किया है, सैचुरेटेड से सॉरी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, और वो भी अनसैचुरेटेड का एक मोल। अरे इस रिएक्शन का तो डेल्टा H बराबर होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बेटा किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ किसका बेटा? CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2। क्लियर? अभी इस पर हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और इंट्रीग करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि सर कहां से कहां पहुंचा, वापस लिंक करते हुए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा CH2 डबल बॉन्डेड टू CH, सिंगल बॉन्डेड टू CH2, सिंगल बॉन्डेड टू CH2, सिंगल बॉन्डेड टू CH, डबल बॉन्डेड टू CH2। ठीक है बेटा, जरा बेटा सोच के मुझे बताओ कितने डबल बॉन्ड्स है? दो, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? चार, मतलब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बेटा ये मैंने जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। अब आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6। बेटा ये है हेक्सा, इसका नाम है बेटा, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्सा 1,5 डाइईन। हेक्सा 1,5 डाइईन, मतलब डाई का मतलब दो डबल बॉन्ड्स है इसमें। जब आप इस पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स करोगे बेटा, ये आपको देगा हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3। दिस इज बेटा हेक्सेन। अरे सर देखिए ना, इधर का जो डेल्टा H है वो तो बराबर होगा ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्सा 1,5 डाइईन। बिल्कुल बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, मतलब बेटा दो पाई बॉन्ड्स टूटेंगे। बेटा जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो एडिशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। बेटा जब दो पाई बॉन्ड्स टूटेंगे तब चार सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। कितने? चार सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा वो कम होती है, और सिग्मा बॉन्ड्स के बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी। क्लियर? अब बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए फॉर एग्जांपल जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बाहर आई, लेट दिस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी माइनस टाइम्स x किलो जूल पर मोल। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा हीट बाहर आएगी। क्लियर? अब बेटा एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए x आ गया बेटा, यहां पर तो दो डबल बॉन्ड्स हैं, यहां पर जो होगा दैट विल बी -2x किलो जूल्स पर मोल। समझ में गया बेटा?
दैट मीन्स बेटा एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी चीज को बेटा जरा कुछ ऐसे बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ जाए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज 1 2 3 4 5 6। बेटा दिस इज हेक्सा 1 2 3 1 3 डाइन। दिस इज हेक्सा 1 3 डाइन। बेटा अगर आप सोचोगे, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस, इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली, यहां पर भी दो पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है सर दो हाइड्रोजन्स लगेंगे। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल लगेंगे। बेटा इसका आंसर मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। क्या बनेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसकी एक वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी खाली। ठीक है, उनके साथ क्या क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो बेटा आंसर जो आएगा वो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बिल्कुल। अच्छा सर ये भी तो हेक्सेन ही है। तो बेटा मैंने कब कहा ये हेक्सेन नहीं है। लेकिन सर यहां पर डेल्टा H कितना होगा, क्या यहां पर भी सर डेल्टा H होगा -2x किलो जूल पर मोल? मैं कहूंगा बेटा नहीं। क्यों सर? बेटा अगर आप देखोगे इसमें और इसमें कोई चीज है क्या, और अगर आपने अच्छे से लेक्चर पिछला वाला पढ़ा होगा बेटा, आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। कहां है सर रेजोनेंस? ये देखो बेटा, डबल सिंगल डबल। सर आगे तो टूट गई ना बेटा, आगे की तरफ आप मत देखो ना, आप सिर्फ इस पोर्शन में देखो। इस पोर्शन में डबल सिंगल डबल। यस सर डबल सिंगल डबल तो है, मतलब बेटा इस मॉलिक्यूल में, इस पोर्शन में, किस पोर्शन में सर, इस पोर्शन में बेटा रेजोनेंस है। और बेटा अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ गई, सो रेजोनेंस इंपार्ट्स स्टेबिलिटी, रेजोनेंस इंपार्ट्स स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब सर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आएगी, फिर भी हम इसको चाहते हैं कि हेक्सा 1,3 डाइइन रिएक्ट करे, तो सर पहले तो हमें इसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी ना एडिशनल, ताकि इसकी स्टेबिलिटी टूट जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। तो जरा सोच के देखो बेटा, व्हाट इज डेल्टा H? इट इज द नेट वैल्यू। तो बेटा क्या आपको इधर पर सिर्फ एनर्जी देनी होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, पाई बॉन्ड? ना 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 बेटा, आपको एक एडिशनल एनर्जी भी देनी होगी जिसको आप कहोगे रेजोनेंस एनर्जी, ताकि ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पहले खत्म हो जाए। अरे सर आपने यहां पर तो नहीं बोला यहां पर रेजोनेंस एनर्जी है बेटा, वो इसलिए क्योंकि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है। ये देखो बेटा, डबल सिंगल, यहां पर डबल होना चाहिए था बेटा, ये बन गया डबल सिंगल सिंगल, रेजोनेंस टूट गई बेटा। तो इस मॉलिक्यूल में तो रेजोनेंस नहीं है, डेफिनेटली यहां पर आंसर आएगा -2x। बेटा यहां पर आंसर नहीं आएगा -2x, -2x में से थोड़ा कम करना होगा ना, और वो एनर्जी हमें देनी होगी बेटा, दैट इज रिटन एज प्लस टाइम्स मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। Clear? That is written as plus times mod of resonance energy. बेटा I hope this is clear. I hope this is clear. तो सर एक चीज तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हेक्सा 1,5 डाइइन और हेक्सा 1,3 डाइइन में कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा स्टेबल था कि ये ज्यादा स्टेबल था? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। लेकिन सर अगर ये स्टेबल था तो सर इसकी रेजोनेंस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो कम आई। बिल्कुल बेटा, इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैन एक्ट एज एन इंडिकेटर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन? बेटा कोई एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल है, कोई एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमें इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या सर, फिर से बोलिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम आएगी मतलब बेटा एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज्यादा बाहर आ जाएगी बेटा वी विल कंसिडर द एल्कीन टू बी वेरी अनस्टेबल। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो क्या आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं बेटा, आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी सिर्फ बॉन्ड तोड़ने के लिए, और मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन बेटा जो एल्कीन पहले से ही स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है बेटा, उसमें पहले एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ताकि उसकी पहले स्टेबिलिटी टूट जाए, फिर और अलावा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसके पाई बॉन्ड्स टूट जाएं, फिर बेटा आपके पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। एंड दैट कम कितने से हुई होगी बेटा? रेजोनेंस एनर्जी से कम हुई होगी। तो बेटा अब मैं आपको एक रूल लिखवाने वाला हूं, उस रूल की बेसिस पर बेटा आपके लिए थर्मोकेमिस्ट्री का टॉप। तो बेटा जो ये हमारे पास 50-55 मिनट्स गए हैं सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए गए हैं, ठीक है? सो यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस। देखो बेटा रूल क्या है, ठीक है?
देखो बेटा, सबसे पहले रूल क्या है? रूल ये है बेटा, रूल क्या है? एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स increase, as the number of double bonds increase, heat of hydrogenation also increases, heat of hydrogenation also increases। जैसे जैसे बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बढ़ती है, ठीक है। बट दिस रूल इज नॉट वैलिड for benzene and derivatives of benzene, बेटा मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। ये वाला पोर्शन मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन पहला वाला तो मैंने बता दिया है, ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैन इंडिकेट about the stability of alkene, about the stability of alkene, ठीक है। if two or more alkenes, अब बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, if two or more alkenes upon hydrogenation, ठीक है, if two or more alkenes upon hydrogenation give same product, जैसे बेटा आपने देखा था हेक्सा 1,5 डाइन और हेक्सा 1,3 डाइन को जब मैंने एडिशन रिएक्शन की थी, दोनों ने क्या आंसर दिया था? हेक्सेन। बेटा वही लिखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैन इंडिकेट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। कैसे? इफ टू और मोर एल्कीन्स अपॉन हाइड्रोजनेशन गिव सेम प्रोडक्ट, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, स्टेबिलिटी जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा। बेटा अभी हमने वही देख लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको ये रूल भी समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी देखो, आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। आपके पास है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा सोचो कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? एक। इसमें भी कितने देने पड़ेंगे? एक। सो लेट अस गिव इट 1 हाइड्रोजन। बेटा जैसे ही आप इसको एक हाइड्रोजन दोगे बेटा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। बेटा इधर पर भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा ना, तो बेटा बताओ यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर बेटा CH2, यहां पर बेटा CH3। क्या सर यहां पर दोनों का प्रोडक्ट सेम है? एग्जैक्टली, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। तो बेटा जरा सोच के मुझे बताना, एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिया गया है, ठीक है बेटा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में हम कमेंट करेंगे, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे इन दोनों एल्कीन्स में से कौन ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन चेक करो बेटा, इन दो एल्कीन्स को बेटा डब्बे में बंद, इस एल्कीन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इस एल्कीन में डब्बा बंद करो बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जरा बेटा जी मुझे सोच समझ के बताइए, क्या इन दोनों एल्कीन्स का प्रोडक्ट सेम है हाइड्रोजनेशन के बाद? यस। अब डिसाइड करो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन 6 बेटा, अल्फा हाइड्रोजन 2 ही बेटा। सोच समझ के मुझे बताओ, 6 में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। बेटा अगर ये एल्कीन बहुत स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो बेटा अगर मैं कहूंगा कि यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -x1 किलो जूल्स पर मोल, -x1 किलो जूल पर मोल। बेटा मैं कहूं यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है -x2 किलो जूल पर मोल, तो बेटा मैं डेफिनेटली देखकर कहूंगा x1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x2। क्लियर बेटा? माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि हीट बाहर आ रही है, बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक। सो इफ टू और मोर एल्कीन्स गिव सेम प्रोडक्ट, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन के बाद आंसर सेम आना चाहिए, तब जाकर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेसिस पर स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। अगर हाइड्रोजनेशन करने के बाद आपके पास सेम आंसर नहीं है एल्केन का, तो बेटा आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेसिस पर आंसर नहीं ला सकते हो इस तरह से।
या फिर आप स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो। मेरा मकसद बेटा क्या कहने का है, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स दैट विल क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट मोर। और बेटा ये वाला जो है, बट दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा मेरा मतलब क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा यहां पर आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड टू CH2, ठीक है बेटा, मेरा मकसद यहां पर है CH3 CH डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH3। ओके बेटा, क्या हम देखेंगे कि इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, क्लियर बेटा, इसको भी एक हाइड्रोजन लगेगा और ये आपको प्रोपेन दे देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बेटा। यहां पर आपके पास सॉरी पहले एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं बेटा, आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा आप ये नहीं कह सकते हो यहां पर कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम पता करेंगे, क्यों? बिकॉज वो इसलिए बेटा, बिकॉज यहां पर प्रोडक्ट दोनों का सेम नहीं है। इसका प्रोडक्ट बेटा प्रोपेन है, इसका प्रोडक्ट बेटा ब्यूटेन है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेसिस पर बेटा आप इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, जनरल में कुछ सोच सकते हो कि इस एल्कीन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो अलग से हो जाएगा। मैं सिर्फ उन एल्कीन्स की बात कर रहा हूं बेटा जो सेम एल्केन सेम आंसर देंगे हाइड्रोजनेशन के बाद, क्लियर? जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा गिव द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है बेटा। क्या देना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर फॉलोइंग एल्कीन्स, फॉलोइंग एल्कीन्स। देखो बेटा पहला एल्कीन क्या है? पहला एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH2 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH2। बेटा दूसरा एल्कीन क्या है? CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH3। और तीसरा एल्कीन क्या है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH सिंगल बॉन्डेड टू CH3। ये है बेटा A, बेटा ये है B, ये है बेटा C। अरे सर B और C तो सेम बन गया ना? ना बेटा, दिस इज सिस ब्यूट 2ईन, दिस इज बेटा ट्रांसब्यूट 2ईन। आई होप बेटा आप क्लियर हो, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है? नहीं। क्यों? दो टर्मिनल्स में से इस कार्बन पर लगे हुए दोनों एटम्स सेम है, हेंस नो GI। ठीक है, जरा बेटा अब आप खुद दिमाग में सोचिए, एग्जाम में ये भी नहीं करना चाहिए कि हम अगर इसको एक हाइड्रोजन देंगे बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा? ब्यूटेन। बेटा इसको एक हाइड्रोजन देंगे ये किस में कन्वर्ट होगा? ब्यूटेन। बेटा इसको एक हाइड्रोजन देंगे ये किस में कन्वर्ट होगा? ब्यूटेन। अच्छा, सब ब्यूटेन ही दे रहे हैं, तो आंसर तो सब में सेम आएगा हाइड्रोजनेशन के बाद। अब हम स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिलेट करेंगे। बेटा क्या यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू दिया है? नहीं, हमें उसका ऑर्डर बताना है, लेकिन हमें स्टेबिलिटी तो आती है निकालनी। ठीक है बेटा, अगर आप इसमें देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स 2 है बेटा, इसमें चेक करोगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन्स 6 है बेटा, इसमें चेक करोगे बेटा तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन्स 6। अरे हमें ये तो पता चल गया कि इसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, मतलब बेटा इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। हाँ, मे बी आपके दिमाग में ये सवाल हो कि अल्फा हाइड्रोजन कम या ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कैसे आती है? बेटा दैट इज अगेन अ टॉपिक ऑफ GOC, वहां पर आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, अभी वहां नहीं जाएंगे। सिर्फ इस वक्त राइट नाउ यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों में से बेटा सबसे कम स्टेबल कौन? सबसे कम स्टेबल बेटा ये है। अगर ये सबसे कम स्टेबल है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा इसी में आएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ही देना है ना, तो सबसे पहले तो बेटा A आएगा। ग्रेट, अब क्या करेंगे बेटा? पहली बात ऑप्शंस चेक करेंगे। हो सकता है एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसमें A पहले है बेटा, अगला सॉल्व भी नहीं करना है, टिक करके आंसर दे दो बेटा। लेकिन अगर बेटा आप क्या हो, कुत्ते ने आपको काट लिया हो, मतलब आपकी किस्मत फूट गई हो और चारों ऑप्शंस में बेटा A ही पहला हो, तो बेटा अगर आपने फिर भी A ही निकाला है तो बेटा फिर तो आपको पहले से ही कुत्ते ने काट लिया है। क्यों? अरे बेटा अगर चारों ऑप्शंस में A पहला ही है तो सोचना कहां था A के बारे में? आंसर तो A ही था।
हाँ, अगर कुछ ऑप्शंस में बेटा ए पहले है तो बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो और उन ऑप्शंस की तरफ फोकस रखो। क्या इन दोनों के बीच में बेटा हम बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन्स निकाल सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल? ना बेटा, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम, लेकिन सर ने एक पॉइंट लिखवाया है, ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। बेटा ये है ना ट्रांस ब्यूटूइन, ये है ना सिस ब्यूटूइन। ट्रांस वाला अगर ज्यादा स्टेबल है तो बेटा इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, सिस वाला अगर कम स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। बेटा मतलब आंसर आ जाएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। बेटा ये किसका ऑर्डर है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। और अगर बेटा आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल C फॉलोड बाय B फॉलोड बाय A। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का जो ऑर्डर है बेटा वो है C ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब वो एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी वाइंड अप दिस लेक्चर कि आखिर मैंने जो वो रूल कहा है वो क्या मतलब होता है। देखो बेटा, हमने कहा कि एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीजेस, ठीक, एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज द heat of hydrogenation also increases, but this rule is not valid for benzene and its derivatives। क्या मतलब है उसका बेटा वो देख लीजिए। अगर बेटा मैं आपको ये चीज सवाल से ही समझाने की कोशिश करूं उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो बेटा आपके पास है ये कितने डबल बॉन्ड्स है बेटा? एक, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। बेटा दिस इज साइक्लोहेक्सीन, ठीक है बेटा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो एक हिसाब से बेटा सिर्फ सोचो, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हुआ। बेटा यहां पर अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मान लीजिए बेटा वो है x किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अच्छा बेटा मैं अगर आपसे कहूंगा कि यहां पर आप देखो ऐसे है, ठीक है, और बेटा जैसे हम मान लें ऐसे है, ठीक है बेटा, इधर पर कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे? 2 लगेंगे सर। और सर यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा। बताइए बेटा यहां पर डेल्टा H कितना आएगा? ठीक है, और अगर मैं 2 डबल बॉन्ड्स को बेटा ऐसे रखूं और ऐसे रखूं, प्लस 2 टाइम्स H2, बेटा इधर पर क्या बनेगा? इधर पर भी बनेगा साइक्लोहेक्सेन। बताइए बेटा यहां पर डेल्टा H कितना होगा? यहां पर डेल्टा H कितना होगा? और लास्ट ऑप्शन जो बेटा आपके पास है वो क्या है? वो है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड्स बेटा, कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे? 3 लगेंगे बेटा। तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। बेटा बताइए इसका डेल्टा H कितना होगा? ठीक है। हाँ, अब यहां पर कोई बच्चा मत ऐसा होगा वो बोलेगा कि मैं इसको ऐसे बना भी सकता हूं, 2 डबल बॉन्ड्स को ऐसे भी तो बना सकते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज बेटा यहां पर जो ये कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड। और अगर आपको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड की शेप क्या होती है? लीनियर। मतलब बेटा ये रिंग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या चाहता है होना? लीनियर। दिस कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड की शेप क्या होती है? दैट इज लीनियर। अगर बेटा वो लीनियर है तो ये रिंग थोड़ी रिंग रहेगी, ये रिंग तो टूट जाएगी। इसीलिए बेटा आप 2 डबल बॉन्ड्स को एक साथ नहीं बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बताइए बेटा जी यहां पर आंसर्स क्या क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर अगर आप सोचोगे एक डबल बॉन्ड के लिए बेटा अगर x है तो मैंने आपको बोला ना 2 डबल बॉन्ड्स के लिए कितना होगा? 2x। जरा बेटा 2 डबल बॉन्ड्स यहां पर भी, 2 डबल बॉन्ड्स यहां पर भी। फॉर श्योर बेटा आई एम गोइंग टू राइट -2x, फॉर श्योर बेटा आई एम गोइंग टू राइट -2x, फॉर श्योर बेटा आई एम गोइंग टू राइट -3x। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा आप में से अगर कोई क्यूरियस ऑब्जर्वर है, कोई स्पेसिफिक चीज देख रहा है, वो कह रहा है अरे इस मॉलिक्यूल में तो रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में तो कुछ स्टेबिलिटी भी आई होगी। तो बेटा आपको डेफिनेटली यहां पर लिखना होगा प्लस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि क्या ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करना चाहेगा? नहीं। तो आपको रिएक्ट करवाने के लिए पहले थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए? ताकि इसकी स्टेबिलिटी टूट जाए। उस एनर्जी को देने को भी तो आपको ऐड करना होगा ना, बिकॉज डेल्टा H इज द नेट वैल्यू, ठीक है। तो बेटा ये बनेगा -2x प्लस रेजोनेंस एनर्जी। सर क्या यहां पर भी रेजोनेंस एनर्जी देनी होगी? नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है ही नहीं। बेटा ये है डबल, ये है सिंगल, ये है सिंगल, रेजोनेंस नहीं है बेटा। ये है डबल, ये है सिंगल, ये है सिंगल, रेजोनेंस नहीं है बेटा। तो यहां पर तो डेफिनेटली आंसर होगा -2x। क्लियर? गुड। अब बेटा बताइए यहां पर रेजोनेंस है क्या?
सर यहाँ पर रेजोनेंस तो है, ये देखिए सर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरे मॉलिक्यूल में बेटा क्या है, रेजोनेंस। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, बेंजीन के केस में बेटा रेजोनेंस नहीं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजीन इज एरोमेटिक। अगेन ए टॉपिक ऑफ जीओसी, बट राइट नाउ ट्रस्ट योर टीचर, बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन क्या है बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए बेटा एक रिंग स्ट्रक्चर चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए हर रिंग के हर एटम को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए बेटा रिंग में 4n+2 पाई हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए। अब चूंकि ये सब चीजें नहीं पता है, राइट नाउ यू जस्ट ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन में जब आप गिनोगे ना, आप करोगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल चल रहा है। और मॉलिक्यूल का हर एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मॉलिक्यूल में हकल्स रूल फॉलो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेटा ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। प्लीज डोंट गो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि sp2 डबल सिंगल डबल तो चल रहा है, ये एरोमेटिक कैसे है, बेटा डोंट जस्ट बी क्यूरियस कि इसको देखकर मे भी आपका मूड ही खराब हो जाए, चलो भाई एरोमेटिसिटी तो आता ही नहीं, छोड़ दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, बेंजीन में हमेशा एरोमेटिसिटी होती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट एट दिस वेरी मोमेंट। उसके बाद मैं आपको आगे बता दूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है बेटा, तो राइट नाउ यू जस्ट ट्रस्ट योर टीचर कि इस बेंजीन में क्या है बेटा, एरोमेटिसिटी है। क्या है, एरोमेटिसिटी है। नाउ इफ देयर इज एरोमेटिसिटी इन बेंजीन, एरोमेटिसिटी की वजह से बेटा बेंजीन हाईली स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल होता है। और अगर वो बेटा एरोमेटिसिटी की वजह से हाईली स्टेबल होता है, तो मतलब बेटा उसमें तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि उसका रिएक्ट करने का मूड करे। बेटा जाहिर सी बात है बेटा, जब आप यहां पर रेजोनेंस एनर्जी को ऐड करते हो बेटा, ये रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अब इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो माइनस को ओवरटेक करे, ये उतना ज्यादा नहीं होता है। बिकॉज रिमेंबर, चाहे एरोमेटिसिटी हो, चाहे नॉर्मल डबल सिंगल डबल हो, जैसे यहां पर है डबल सिंगल डबल, बेटा हमेशा और हमेशा एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी ना स्टेबिलिटी तोड़ने के लिए, वो कम होगी एज कंपेयर टू जो एनर्जी आपको मिलेगी सिग्मा बॉन्ड्स के बनने की वजह से। तो हमेशा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। बट यहां पर बेटा जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, ये तो सबसे ज्यादा है ही है। तो मतलब बेटा यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, वो बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। अब यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू आएगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन बेटा इससे ज्यादा होगा। यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर सबसे कम। बेटा अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूं, व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर, व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कहां पर आएगा बेटा, सबसे ज्यादा आएगा बी में। उसके बाद बेटा कहां, सॉरी नॉट बी, पहले आएगा बेटा सी में। उसके बाद बेटा कहां आएगा बेटा, उसके बाद आपके पास आएगा बी में। बी के बाद बेटा कहां आएगा, बी के बाद आपके पास आएगा डी में। और डी के बाद बेटा आपके पास आएगा ए में। सी बी डी ए इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड कि प्रोडक्ट सबका सेम है, प्रोडक्ट सबका सेम है। क्लियर। अब अगर मैं ये सोचता कि मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बेटा इन सब में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड्स कहां थे, बेंजीन में। अब बेटा बेंजीन में ही सबसे क्या है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना बेटा, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं है। इसका मतलब बेटा वही मैंने जो आपसे कहा था, दिस रूल इज वैलिड फॉर ऑल एक्सेप्ट बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, अगर बेंजीन रिंग किसी भी मॉलिक्यूल में है और इसके साथ कोई ग्रुप चिपका हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स। जैसे आपने पढ़ा होगा फिनॉल, जैसे आपने पढ़ा होगा टॉलवीन, वो सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए बेटा ये रूल वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा बेंजीन डेरिवेटिव्स या बेंजीन में क्या होता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और जब वो बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। क्लियर। आई होप बेटा मैंने आपको इसको ठीक से अंडरस्टैंड करवा दिया होगा। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल वाइंड दिस अप। ठीक है, चलिए बेटा लेट्स डू 2 क्वेश्चंस। टूने एक ही है बचा हुआ है, क्योंकि एक तो मैं करवा चुका हूं। देखिए बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये आईआईटी का एक सवाल है बेटा, आप उसको करो। कह रहा है बेटा इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ
heat of hydrogenation of cyclohexene, if heat of hydrogenation of cyclohexene is, cyclohexene की कितनी है, -120 किलो जूल पर मोल, -120 किलो जूल पर मोल। ओके, आपको बेटा दिया गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12, बेटा ये दिया गया है -49 किलो जूल पर मोल। और बेटा साथ ही साथ में आपको दिया गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेटा ये दिया गया है आपको 152 किलो जूल्स पर मोल, 152 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो बेटा देख लो पहले आपके पास क्या दिया गया है उसको समझना है, फिर आपके पास बेटा सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, बेटा मतलब अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, साइक्लोहेक्सीन पर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, बेटा क्या मिलता है, बेटा जी मिलता है साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको कहेंगे ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सीन का। बेटा क्वेश्चन कह रहा है दैट इज -120 किलो जूल पर मोल, है कि नहीं। क्वेश्चन ने आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिया है। जरा बेटा सोचो, अगर आपको डेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से दिया गया है, क्यों ना आप बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन लिखो। नाउ बेटा आप ऐसे लिखो, राइट डाउन लाइक दिस, दिस। कितने हाइड्रोजन्स बेटा ऐड होंगे, 3 हाइड्रोजन्स ऐड होंगे। बेटा आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो डेल्टा H होगा बेटा बताइए वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, होगा कि नहीं। अब बेटा बेंजीन में कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, बेटा 3। बेटा ये क्यों दिया गया था, ताकि मुझे एक का पता चल जाए, 3 का कितना होगा बेटा 3 टाइम्स, बेटा ये बनेगा -3 × 120। क्या सिर्फ इतना होगा बेटा, ना 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 बेटा, आपको इसकी स्टेबिलिटी तोड़नी पड़ेगी, एरोमेटिसिटी की वजह से जो स्टेबिलिटी आई है उसको तोड़ना होगा। बेटा यहां पर होगा ना प्लस मॉडुलस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। सर मॉड क्यों लिया बेटा, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब अगर आपको हीट देनी है तो पॉजिटिव लेना है ना, पॉजिटिव करने के लिए आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए बेटा, क्यों ना इसी रिएक्शन पर बेटा फर्स्ट रूल लगाया जाए। फर्स्ट रूल के हिसाब से मैं कहूंगा फ्रॉम रूल फर्स्ट, फ्रॉम रूल फर्स्ट। बेटा रिएक्शन की जो एंथैल्पी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट कौन है C6H12 इसका फॉर्मूला, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा किसका, बेंजीन का। क्या बेटा इसका ले गए, नहीं बेटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, वो स्टैंडर्ड स्टेट वाले का 0 होता है। बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा H फर्स्ट रूल के हिसाब से इतना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हिसाब से इतना। क्या एक ही रिएक्शन के 2 एंथैल्पी चेंज हो सकते हैं, नहीं, मतलब ये 2 आपस में बराबर है बेटा। क्यों ना पहले हम इस वैल्यू को निकाल ले, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12 बेटा C6H12 का -49 माइनस टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बेटा दैट इज -152। अगर आप बेटा इसको ऐड करते हो 9 and 2 is 11, 4 and 5 is 9, 9 and 1 is 10, 0 1 कैरी, 1 and 1 is 2, बेटा यही बन जाएगा -201 किलो जूल पर मोल, क्लियर बेटा। बट क्या, पहले मैं देखूं ये दिखेगा, यस दिस विल बी क्लियरली विजिबल। बट बेटा क्या, -201 इज इक्वल टू बेटा कितना, -360 प्लस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बेटा बस आपको कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज, बेटा इसको इधर ले आओ, दिस विल बिकम 360 -201, दिस इज 159 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, अब सोचिए बेटा, ये तो वो एनर्जी थी ना जो हमें देनी पड़ी, बिकॉज बेटा ये प्लस क्यों आया, आपने रेजोनेंस एनर्जी का मॉड लिया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप रेजोनेंस एनर्जी निकालो जो आई होगी बाहर। बेटा बाहर आने का मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा ये 159 प्लस में नहीं है बेटा, ये 159 माइनस में है। तो हम कहेंगे सिंस रेजोनेंस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक ऑलवेज, रेजोनेंस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक ऑलवेज, देयरफॉर आंसर जो होगा रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू -159 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज योर बेटा फाइनल आंसर, क्लियर। तो बेटा इस हिसाब से आपको ये आईआईटी का सवाल है बेटा, 2009 की 2010 में आया था,
तो वो आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। ईयर कौन सा था, लेकिन एडवांस का सवाल तो है ही है, ठीक है बेटा। तो इतना यहाँ पर आपने देखा कि कितने इजी तरीके से कर सकते हैं हम, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अगर हमारी बाकी सारी चीजें क्लियर हो। सो बेटा आई होप कि ये जो चीज है जिससे आपको अब एक पूरा विजन खुल जाएगा बेटा, आखिर चीजें चल कैसे रही हैं। क्लियर? सो वंस दिस इज डन, आई होप बेटा यू आर नाउ इन पोजिशन टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मे बी कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रही है, प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। एंड बेटा आई होप कि आप पढ़ रहे हो, सिंसियरली मेहनत कर रहे हो, इधर उधर नहीं झांक रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, एंड डिविएट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, ठीक। डोंट गेट डिमोटिवेटेड बेटा। वो कहते हैं ना कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए एक स्टूडेंट में बेटा, नेवर गिव अप। इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू, ऑलमाइटी विल हेल्प यू। एंड आप अगर ऑनेस्टली काम करोगे अपने ड्रीम की तरफ, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे, और इंशाल्लाह हम आखिरत में, मतलब जो हमारा ये है एग्जाम है, वो जो आने वाला है, ठीक है, जो हमारा नीट एग्जाम है, जो हमारा जेई एग्जाम है, उसमें हम अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव। अल्लाह हाफिज।